स्कूल सहसा बंद कर दिया गया था और मास्टर करिहाए घर की ओर जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से शहर में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी थी। किसी ने मास्टर करमदीन से कहा था कि शहर के बाहर राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी पहुंच गई है, कि अब की बार रामनवमी के जुलूस में झांकी वाली गाड़ी में ही बर्छे तलवारें भरी रहेंगी, कि कस्बे में बिना लाइसेंस के 40 पिस्तौल पहुंच गए हैं और हिंदुओं के मोहल्ले में मोर्चेबंदियां तेजी से खड़ी की जा रही है, कि 5-5 घरों के पीछे एक एक बंदूक का इंतजाम कर दिया गया है। उधर हिंदुओं के मोहल्ले में यह बात तेजी से फैल रही थी कि जामा मस्जिद में लाठियों का ढेर लग गए हैं और धड़ाधड़ असला इकट्ठा किया जा रहा है, कि 2 दिन पहले नदी पार से एक पीर आया था और रात को वकील के घर में साजिशें की जा रही है। इन खबरों को भला कौन झुठला सकता है। देखते ही देखते शहर में तनाव बढ़ने लगा था। मुसलमानों ने हिंदुओं के मोहल्ले में जाना छोड़ दिया और हिंदुओं सिखों ने मुसलमानों के मोहल्ले में। कोई खोमचे वाला या छाबड़ी वाला फेरी पर निकलता है तो दिन डूबने से पहले ही घर लौट आता। शाम पड़ते न पड़ते गलियां और सड़कें सुनसान पड़ने लगती। एक दूसरे से फुसफुसाते 2-2, 4-4 लोगों की मंडलियां किसी सड़क के किनारे या गली मोहल्ले पर खड़ी नजर आने लगी थी। तनाव और दहशत यहाँ तक कि फैली कि कहीं कोई तांगा या छकड़ा तेजी से भागता नजर आता तो लोगों के कान खड़े हो जाते और दुकानदार अपनी दुकानों के पल्ले गिराने लगते। झरोखों से अधखुले दरवाजों के पीछे घूरती आंखें तैनात हो जाती। यह ऐसा वक्त था कि अगर किसी के घर में चूल्हे की चिंगारी भी उड़ती तो सारा शहर आग की लपेट में आ सकता था। ऐसा माहौल बन गया था कि जब आदमी न तो घर पर बैठ सकता था न बाहर खुले बंदों में घूम सकता था। वह केवल अफवाह सुन सुनकर परेशान हो सकता था। इसी बढ़ते तनाव को देखकर स्कूल वक्त से पहले बंद कर दिया गया था और बच्चों को दोपहर से पहले ही अपने अपने घर भेज दिया गया था और मास्टर करीमदीन छाता उठाए अपने घर की ओर जा रहा था। स्कूल का मास्टर तो यो भी भीरू स्वभाव या दब्बू प्राणी होता है, अपने काम से मतलब रखने वाला, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर, बस किताबें और अखबार बाँचने और फलसफे बघारने वाला। इसमें शक नहीं कि कभी कभी अंधविश्वासी आग उगलने वाले भी इन्हीं में से निकलते हैं, पर आमतौर पर स्कूल का अध्यापक बड़ा सील स्वभाव और गरीब तह आदमी होता है, जो हर किसी की बात सुन भी लेता है और विश्वास भी कर लेता है। मोहल्ले में दाखिल हुए तो मास्टर जी के कान खड़े हो गए। स्कूल में तरह तरह की अफवाहें सुनते रहे थे और जो वारदातें होती है वह अंधेरी गलियों में ही होती है। भले ही मास्टर जी का आगे पीछे कोई नहीं था, न रन न कन्न न पत्नी न परिवार, फिर भी जान तो जान है। कट कट मरने से तो सभी को डर लगता है। मास्टर जी चले जा रहे थे और हर आहट पर ठिठक ठिठक जाते थे। कहीं कोई पीछे से छुरा उठाए तो नहीं आ रहा, किसी दरवाजे के पीछे कोई घात लगाए तो नहीं बैठा। हर दरवाजे के पीछे उन्हें डोलते साए और घूरती आंखें नजर आ रही थी। मन में खौफ तो था ही, सबसे ज़्यादा खौफ इस कारण था कि हिंदुओं और सिखों की गली में वही अकेले मुसलमान रहते थे। वर्षों की दुआ सलाम तो हमसायों के साथ थी, पर किसी के साथ उठना बैठना आना जाना नहीं था। अकेला आदमी किसी परिवार वाले के साथ कैसे हिल मिल सकता है। यहाँ किसी ने पीठ पर छुरा भोंक दिया तो पता भी नहीं चलेगा कि मास्टर कभी था भी या नहीं था। वह घर के अंदर जाने लगे तो पड़ोस वाले घर के बाहर बैठी सरदारनी पर उसकी नज़र पड़ी। उन्हें लगा जैसे पड़ोसन सरदारनी उनकी ओर अजीब सी नज़र से देख रही है। यह मन का गुमान रहा हो या सचमुच ऐसा ही था। उसका मन हुआ कि झट से अपनी कोठरी के अंदर घुस जाए। एक बार मन में यह भी आया कि रोज की तरह आदाब अर्ज कर दे, पर अकेली बैठी औरत से दुआ सलाम करने का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, और वो भी आज के दिन। वह कोठरी का ताला खोल ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, सलाम मास्टर। सरदारनी की आवाज़ थी और सुनते ही मास्टर के मन का तनाव कुछ ढीला पड़ गया।
सरदारनी बड़ी हंसमुख पंजाबिन थी, अनपढ़, मुंहफट, सारा वक्त बतियाने वाली, चौड़ी हड्डी की काया, बाल उलझे रहते, छातियाँ उघड़ी रहती, घर के बाहर ही कपड़े धोती, घर के बाहर ही चौका करती और पौ फटने के पहले कई बार गली के नल पर नहाने भी बैठ जाती थी। मास्टर इससे गम भी खाता था और इसे पसंद भी करता था। इसके पास से गुजरते हुए उसे झेप होने लगती थी। न सरदारनी को पल्ले दुपट्टे का ध्यान रहता है, न इस बात की परवाह कि कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है। दिन भर बतियाती थी। मास्टर अपने कमरे में बैठा किताब तक नहीं पढ़ सकता था। उसकी आवाज़ सुनकर मास्टर करीमुद्दीन के मन का तनाव कुछ ढीला पड़ा। अगर यह औरत इतनी निश्चिंत हो सकती है तो शहर में कोई तनाव नहीं होगा, सब मनगढ़ंत अफवाहें होंगी। आराम से बैठी घर के बाहर बर्तन मल रही है। पर फिर मोहल्ला भी तो हिंदुओं और सिखों का है, इसे क्यों किसी बात की चिंता होने लगी। मास्टर, क्या शहर में रौला है? मास्टर करीमुद्दीन ठिठक गया। वही खड़े खड़े बोला, हाँ रौला है। तालाब के पास किसी की लाश मिलने की बात सुनने में आई है। शहर में तनाव पाया जाता है। इस पर सरदारनी हंस पड़ी। इसीलिए दुबक कर घर में घुस रहा है? फिक्र नहीं करो मास्टर, हमारे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। फिर वह हंसकर बोली, अच्छा किया जो शादी ब्याह नहीं किया। अकेली जान पर तो तेरा दम सूख रहा है। घर में बीवी बच्चे होते तो तेरा तो हार्ट फेल हो जाता। और खुद ही ठहाका मारकर हंसने लगी। मास्टर को अच्छा लगा। दिन भर जो बातें सुनता रहा उसमें से ये बातें अलग थी। उसकी आवाज़ में दहशत न थी, खौफ डर नहीं था, खुशदिली थी और एक तरह का हमसायापन जिसकी कोई पहचान नहीं, परिभाषा नहीं, पर जो दिलों को बांध लेता है। उसे सचमुच लगा जैसे इस औरत के रहते उसे किसी बात का डर नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इस मोहल्ले से चला जाऊँ, मुसलमानों के मोहल्ले में जा रहा हूँ। क्यों मास्टर, हमारे मुंह पर कालिक पोत कर जाएगा? अब कहा है, फिर यह बात मुंह पर नहीं लाना। मास्टर को यह भी अच्छा लगा, इसमें अपनापन था। उसकी डांट भरी तिरस्कारपूर्ण आवाज़ में भी आत्मीयता थी। लेकिन क्या करे, फिसाद भड़क तो उठा है। कहीं नहीं जा पाऊंगा तो अभी से निकल जाऊं। अरे मास्टर, आराम से बैठा रहे, फिसाद विसाद कुछ नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं सरदार जी से कहूँगी, तुम्हें मुसलमानों के मोहल्ले में छोड़ आएंगे। मास्टर के मन का डर जाता रहा, पर केवल कुछ देर के लिए ही। अपने कमरे के अंदर जाने की देर थी। फिर पहले की सी उधेड़ बुन शुरू हो गई। इसका घरवाला मुझे काट डाले तो मैं क्या कर सकता हूँ। बातें बड़ी मीठी मीठी करती है, हंस हंस कर, पर इन पंजाबियों का क्या एतबार। जिंदा आदमियों को भी तो जलती आग में झोंक सकते हैं। यह न भी हमला करे तो पड़ोस में कितने ही लोग भरे पड़े हैं जो इस आड़ में आकर मेरा गला काट सकते हैं। मैं तो जैसे पिंजरे में बंद हो गया हूँ। अभी भी निकल जाऊँ तो शायद बच जाऊँ। यहीं पर पड़ा रहा तो मेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। मास्टर फिर परेशान हो उठा। उस रात वह अभी तक बिस्तर पर करवट ही बदल रहा था कि दंगे की आवाज़ आने लगी। गहरे अंधेरे को चीर चीर कर आती हुई नारों की आवाज़ें, हर हर महादेव, बहुत दूर दूर, और शायद मस्जिद के शरीफ के पास से अल्लाह अकबर की आवाज़ें भी आ रही थीं, और भागते कदमों की और छतों पर खड़े लोगों की। मास्टर का तन बदन पसीने से तर हो गया। अब वह निकल कर कहाँ जा सकता है? केवल मौत के मुंह में ही जा सकता है। उसे लगा जैसे किसी बाजार में आग लगी है और जैसे उसके अपने कमरे की दीवार पर उस आग की अस्थिर सी लौ नाचने लगी है। हर बार कोई शोर सुनाई देता तो उसे लगता जैसे आवाज़ उसी के घर की ओर बढ़ती जा रही है। रात भर त्रास और तृष्णा में भागते कदमों और चिंघाड़ते दानवों की आवाज़ उसके कानों में पड़ती रही। मास्टर ने रात बैठकर काटी। उसे डर था कि अभी किसी कुल्हाड़ी का वार उसके दरवाजे पर पड़ेगा और उसका काम तमाम कर दिया जाएगा।
कल शाम उस पंजाबिन की बातों में आ गया, वरना निकल जाता तो बच जाता। आखिर किसी जंतु जैसी अंधियारी रात का हाफना बंद हुआ और प्रभात का छुटपुटा खिड़की रोशनदान से झांकने लगा। तब कहीं मास्टर को झपकी आई और बैठे बैठे ही बिस्तर पर लुढ़क गया। पर कुछ ही देर बाद वह हड़बड़ा कर जागा। नींद की झोंक से उसे लगा था जैसे मोहल्ले के कुछ लोग चलते हुए उसके घर के सामने से गुजर रहे हैं और एक ने कहा कि यहाँ रहता है एक मुसलमान। जवाब में किसी ने कहा है कि नोट कर लो, और फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा तोड़ने लगा है। मास्टर साहब हड़बड़ा कर उठ बैठा। सचमुच कोई दरवाज़ा पीट रहा था। जागने पर पहले तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने सोचा कि ग्वाला दूध लाया होगा, पर वह तो कभी कभी साकल खटखटाता है, इस तरह किवाड़ तो नहीं पीटता। तभी बाहर से आवाज़ आई, ओ मास्टर, दरवाज़ा खोल। सरदारनी की आवाज़ थी। मास्टर इस वक्त यातना भोग चुका था। उसका मस्तिष्क जड़ हो चुका था। चेतना का कहीं कोई स्मरण शेष नहीं रह गया था। यह आवाज़ दोस्त की भी हो सकती है और खून के प्यासे दुश्मन की भी। खोल दरवाज़ा मास्टर, निकल बाहर। मास्टर ने अल्लाह का नाम लिया और दरवाज़ा खोल दिया। सामने सचमुच सरदारनी पड़ोसिन खड़ी थी और उसके हाथ में चमचमाती कटार थी। लंबे चमचमाते फल वाली कटार, जिस पर से अभी लाल लाल खून चू रहा था। मास्टर को काटो तो खून नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर ठंडे पसीने की परत आ गई। क्या हुक्म है बहन? उसने धीमी आवाज़ में कहा। निकल आओ मास्टर। मास्टर को यकीन नहीं हुआ कि यह वही औरत है जो कल शाम हंस हंस कर बातें कर रही थी और अपने कमरे में आराम से पड़े रहने का आश्वासन दे रही थी। ज़िंदगी में वही लोग सबसे ज़्यादा धोखा दे जाते हैं जिन पर इंसान सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। मास्टर अपने 2 कपड़ों में ही नंगे पांव बाहर निकल आया। चलो मेरे साथ। मास्टर चुप रहा। कहाँ चलूँ इसके साथ? शायद किसी दीवार के पीछे, जैसे लोग दीवार की ओट में मुर्गी काटते हैं या बकरा हलाल करते हैं, वैसे ही मेरे साथ चलने को कह रही है। चलो मेरे साथ, उसने कहा और मुड़ पड़ी। मास्टर नंगे पांव उसके पीछे हो लिया। अनजाने में ही उसके हाथ पीछे पीछे बंध गए थे, जैसे सूली पर चढ़ाए जाने वाले लोगों के बन जाते हैं। सरदारनी चौड़ी काट की थी। उसकी सलवार के चौड़े चौड़े पायचे जमीन पर सदा घिसटते रहते थे और इस समय भी घिसट रहे थे। बालों की लटें कंधों पर झूल रही थी। 30-40 के बीच की रही होगी सरदारनी। उसने कुछ नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। मास्टर ने नहीं पूछा वह उसे कहाँ ले जा रही है। नंगे पांव वह उसके पीछे चलता जा रहा था। ढीलम ढालम औरत सड़क के बीचों बीच चलती हुई मोहल्ले के बाहर पहुंच गई। तभी सहसा सामने उसे गली के सिरे पर डोलते साए नजर आए। कुछ आदमी मुस्के बांधे हाथों में बर्छे और लाठियां उठाए खड़े थे। मेरा वक्त आ गया है, मास्टर ने मन ही मन कहा और उसके मन में स्थिरता सी आ गई। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं धोखा खा गया हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे पनाह की ज़रूरत थी और यह मुझे घर से बाहर घसीट लाई है। अब कुछ नहीं हो सकता। मास्टर के जहन में ये शब्द बार बार कौंध रहे थे और उसके शरीर में बहता हुआ खून पानी में बदल रहा था। पाँव बार बार लरच जाते थे। आदमियों की गांठ आगे को सरक आई थी। मुस्कों के पीछे आंखों की जोड़ियां, हाथों में बर्छे। उन्होंने मास्टर की दाढ़ी से ही अपना शिकार पहचान लिया था और आगे बढ़ आए थे। सरदारनी खड़ी हो गई। अपनी कटार अपने सामने करके ऊंची आवाज़ में बोली, यह गुरु गोविंद सिंह की तलवार है। तुम्हें जान प्यारी है तो सामने से हट जाओ। सरदारनी ने ललकार कर कहा था। उसकी पीठ पीछे खड़ा मास्टर पहले तो समझ नहीं पाया, फिर स्तंभ सा खड़ा रह गया। मुस्के बांधे आदमियों का टोला दुनवार चट्टान की तरह सामने खड़ा था।
मास्टर को मालूम हुआ जैसे वह निर्णायक क्षण आ पहुंचा है। वही निर्णायक क्षण जब जीवन की गति थम जाती है और सारा संसार चित्रवत नजर आने लगता है। शताब्दियाँ लंबा क्षण, ऐसा क्षण जब सब कुछ सपने जैसा लगने लगता है, पर यह सपना नहीं था, जीवन का दारुण सत्य था। सरदारनी चिल्ला रही थी, आगे से हट जाओ, यह गुरु महाराज की तलवार है। आदमियों की गांठ में से पीछे से आवाज़ आई, यह मुसलमान तेरा क्या लगता है, इसे कहाँ ले जा रही है? पर मास्टर ने देखा जैसे किसी दीवार में सहसा दरार पड़ जाए। ऊपर से नीचे तक वैसे ही बरछे भाले वालों की चट्टान बीच में से फट गई। काले काले से जैसे दो टुकड़े हो गए और बीच में से रास्ता खुल गया। दूसरे क्षण सरदारनी अपनी उस छोटी सी कटार को अपने सामने उठाए हुए पहले की ही तरह आगे बढ़ रही थी। उसके बाद मास्टर को कुछ मालूम नहीं रहा कि वे कहाँ गए, किस गली में घुसे, किस किस रास्ते से आगे बढ़ने लगे। उनकी टांगों में ताकत आ गई थी और सिर अपने आप झुक गया था और सरदारनी के पीछे वह चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। वे जिस गली में घुसे वह गली लंबी थी। हवा में संशय था और दिन का उजाला न होकर प्रभात का झुटपुटा था, पर मास्टर के सीने में उसका धड़कता दिल मानो बल्लियां उछाल रहा था। गली पार करके वे फिर सड़क पर आ गए और सड़क पर से फिर किसी गली में पहुंच गए थे। गली कहीं टेढ़ी हो गई, कहीं पर मुड़ गई थी। अगर यह औरत मेरे सीने में अपनी कटार घोंप दे तो मुझे मंजूर होगा, मैं इसे एहसान मानकर कबूल कर लूँगा। मास्टर मन ही मन यह सोच रहा था। मुसलमानों के मोहल्ले तक पहुँचना आसान नहीं था। बीच में ही कितने मोहल्ले पड़ते थे, कितनी गलियाँ, कितने ही टेढ़े मेढ़े रास्ते, और हर मुहाने पर सड़क के नाके पर बरछे भाले उठाए हुए शिकारी रास्ता रोक लेते थे। और एक नहीं 3 जगह पर सरदारनी घिर गई थी। एक घर पर से तो किसी ने पत्थर भी फेंका था। कई बार माँ बहन की गालियाँ और भयानक धमकियाँ भी सुनने को मिली थी। पर गुरु महाराज की कटार, जो वास्तव में लंबे फल वाले चाकू से ज़्यादा नहीं थी, वह सचमुच उस सरदारनी के हाथ में निहत्तों की रक्षा करने वाली, निसहाय लोगों का त्राण, अन्याय के विरुद्ध सहस्त्रों बरछों भालों को काट गिराने की क्षमता रखने वाली कटार। जैसे वह चलेगी तो उसमें से बिजलियाँ फूटेंगी और आतताइयों के हाथों से उनके बरछे भाले गिर पड़ेंगे। देवियाँ और कैसी होती हैं? हाँ, देवियाँ तो ऐसी ही होती हैं, मास्टर सोच रहा था। यह गुरु महाराज की तलवार है, किसी आतताई को नहीं छोड़ेगी। हट जाओ सामने से, जिसे जान प्यारी है, हट जाओ। मास्टर मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंच चुका था जब सरदारनी का दमकता हुआ चेहरा मास्टर को देखने को मिला। गंभीर, कठोर, जैसे चट्टान में से तरासा गया हो। जाओ मास्टर, उसने कहा और उन्हीं कदमों अपने मोहल्ले की ओर लौट पड़ी। फसाद की आग धू धू करके बहुत दिनों तक जलती रही। बसा बसाया नगर मसान जैसा बन गया। बुनकरों के करघे जल गए, मंडी जल गई, अनगिनत दुकानें लूट गई। आग के शोले आसमान को छूते थे। कितने ही लोग मारे गए, पर धीरे धीरे लोगों को होश आया। दुख स्वप्न टूटा, कुछ जुनून उतरा, पर अभी तक लोगों को मालूम नहीं हो पाया कि यह क्यों हुआ और किसने कराया। तभी नेता लोग भी पहुंच गए। बरसात के बाद जैसे कुकुर मुत्ते उगाते हैं, हर फसाद के बाद लीडर लोग भी पहुंच जाते हैं। लीडर पहुँचे, अखबार वाले पहुँचे, फोटोग्राफर पहुँचे। तभी इंसानियत से प्रेम करने वाले कुछ लोगों को सरदारनी की भी याद आई। मास्टर करीमुद्दीन अपने कुछ साथियों को लेकर, नहीं, साथियों को नहीं, बहुत से बुज़ुर्गों को जो अमन पसंद लोग थे, उनको लेकर अपने मोहल्ले में वापस आया। और गली का मोड़ मुड़ने पर उसने देखा कि सरदारनी अपने घर के बाहर चूल्हा जला रही थी। सरदारनी ने बहुत से लोगों को आते देखा तो उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओट में हो गई। उसकी समझ में नहीं आया कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं,
क्यों आए हैं? मास्टर करीमदीन भीड़ में पीछे कहीं खड़ा था, पर उस उम्रसीदा लोगों की मंडली उसके घर के सामने आकर रुक गई थी। सरदारनी के कारनामे को सुनकर उसके सामने प्रशंसा के शब्द कह रहे थे और अपने हृदय के उदार व्यक्त करने चले आए थे। पर सरदारनी दरवाजे की ओर से बाहर नहीं आई। वही खड़े खड़े बोली, हमारे सरदार जी घर में नहीं हैं। मिलना है तो हमारे सरदार जी से मिलो, वह शाम को आएंगे, काम पर गए हैं।